इसको 3.5 साल हो चुके हैं अप्रॉक्स। तो कभी इसके रिगार्डिंग सर्विस सेंटर में बात करी है कि यार बात करी है मैंने, बट इसका सही बताऊं तो कोई वो नहीं है, खास इलाज नहीं है। हाँ, वो इलाज है नहीं इसका। जो E20 पेट्रोल था उससे पहले क्या एवरेज आती थी, अभी क्या है, या फिर दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों सब बराबर चल रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आया है। सो दोस्तों, मार्केट के अंदर में ना दो बाइकें ऐसी है जिनकी कंपटीशन इतनी ज़्यादा चल रही होती है। ऑल्दो वो दोनों के दोनों एग्जैक्टली सीसी की है भी नहीं, बट फिर भी उन दोनों का कंपटीशन इतना चलता रहता है और कस्टमर्स के बीच में इतनी सारी कन्फ्यूजन रहती है कि आखिर इन दोनों व्हीकल में से ले कौन सी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TVS रॉनिन के बारे में। जब से ये व्हीकल लॉन्च हुई है ना भाई, इस व्हीकल के बड़े ही मिक्स काइंड ऑफ रिव्यूज़ निकले हैं। जो इनिशियली फर्स्ट लॉट वाली चीज़ें थी उसमें बड़ी कंप्लेंट्स थी, फिर धीरे धीरे ये ना एक ऐसा सेगमेंट था जो कि मार्केट में बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था और धीरे धीरे ये लोगों के बीच कब जाके फेमस हो गया या फेवरेट हो गया, लोगों को खुद भी नहीं पता चला। और इस व्हीकल का डायरेक्ट कंपैरिजन होता है रॉयल इनफील्ड की हंटर 350। ऑल्दो दोनों के दोनों बहुत ही अलग सीसी की व्हीकल है, बट फिर भी दोनों का कंपैरिजन होता है इसलिए क्योंकि दोनों के पावर फिगर ऑलमोस्ट सेम आते हैं एंड साथ के साथ जो प्राइस ब्रैकेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक दूसरे को मैच करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। तो दोस्तों, ओनरशिप एक्सपीरियंस वीडियो बताने से पहले दिखा दूं कि चाबी आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। इसकी 2 चाबी मिलेगी आपको एंड इस तरीके का कुछ लुक देखने को मिलेगा। 2022 का ये मॉडल है। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। उस टाइम पे ये जो व्हीकल है ना बहुत ज़्यादा नहीं चली हुई थी, बहुत इनिशियल इंप्रेशन था, बट अभी ये व्हीकल ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर चल चुकी है एंड ये डेडिकेटेड बाइक लद्दाख का एक्सपीरियंस भी करके आ चुकी है। तो ओनर्स के साथ में बात करके बहुत कुछ पता चलेगा एंड अभी इसका मार्केट के अंदर में लेटेस्ट मॉडल आ चुका है, बट वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज हुए हैं। इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, पावर फिगर वाइज वो एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। तो मेजर आपको जो चीज़ें हैं वो इंजन से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड, चेसिस से रिलेटेड एंड बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड सारी सेम देखने को मिलेगी। बट इट जस्ट कि जो नया वाला वेरिएंट है उसके अंदर में आपको कॉस्मेटिक चीज़ें थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगी। सो सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं टीकू का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एक वीडियो ऑलरेडी भी बन चुकी है, तो अगर आपको देखना है तो आई बटन में डाल दूंगा। बाकी सबसे पहला सवाल पूछते हैं क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एंड पहला सवाल ये पूछते हैं कि ये जब व्हीकल ली थी तो क्या सोच के लिया था, और उस टाइम पे हंटर भी आ चुकी थी शायद, या जो भी था, तो हंटर क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका बहुत ही कंपैरिजन रहता है भाई हंटर के साथ में। नहीं, जब ये वाली लेने से पहले भी मैंने हंटर और रॉनिन दोनों कंपेयर करी थी, तो उसमें फ़र्क ये था कि ऑब्वियसली पहले मुझे देखा था कौन सी अच्छी माइलेज दे रही है, तो पहले मुझे यही देखना था। तो मैंने फिर हंटर भी कंपेयर करी और हंटर से ज़्यादा माइलेज निकालती है ये, कम से कम 6-7 किलोमीटर ज़्यादा देती है ये। और बाकी मुझे ये बाइक पर्सनली लुक वाइज मुझे हंटर से बेटर लगी, क्योंकि हंटर इसके सामने थोड़ी छोटी लगती है, बट मुझे थोड़ी चाहिए थी, क्लासिक लुक भी चाहिए था, प्लस कि जो हंटर के कंपटीशन वगैरह हो उसमें भी काफ़ी बढ़िया रहे। तो ये रीज़न था। जब ये लिया था तो कुछ आइडिया है कि उस टाइम पे कितने प्राइस पे लिया था ये? उस टाइम 22 मॉडल है ये, तब मुझे पड़ी थी 185 अप्रॉक्स। 185। हाँ, मिड और वेरिएंट। ये कौन सा मिड वेरिएंट है? मिड वेरिएंट। इसके ऊपर भी एक वेरिएंट आता है। हाँ, वो टॉप। तो मैं जान सकता हूँ वैसे रफली आइडिया कि वो टॉप एंड वाला मॉडल क्यों नहीं लिया या फिर सबसे बेस वाला मॉडल क्यों नहीं लिया? टॉप वाले में देखो, जो मेन मुझे डिफरेंस लगा वो 2 ही डिफरेंस थे। तो कलर टोन का, ठीक है, पहली बात मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है ये, मुझे उसके टॉप वाले कलर कुछ खास लगे नहीं, ठीक है, कि मुझे इतना मैं एक्स्ट्रा पे करूं, जितना भी मेरे ख्याल से 15,000 या 20,000 अबव पे करना था। बट एट द एंड बात वही है, एक सुकून चाहिए होता है ऑब्वियसली, आप जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो। तो उसके बाद फिर मैंने ये डिसाइड करा, और प्लस उसमें ब्लूटूथ फीचर भी था मीटर में, जो कि मुझे वर्थ लगा नहीं उस टाइम पे, तो फिर मैंने यही वाली डिसाइड कर लेना। अच्छा, ये व्हीकल टोटल कितना किलोमीटर क्लॉक कर चुके हो तुम? अभी इसको 3.5 साल हो चुके हैं अप्रॉक्स। 2022, 23, 24, 25, हाँ 3.5 साल हो चुके हैं, और अभी तक ये अप्रॉक्स 27,000, 28,000 कुछ चल चुकी है। हाँ। तो इसका टोटल कितने सर्विसेज अभी तक हो चुके हैं और सर्विस इंटरवल क्या है? जहाँ तक सर्विसेज की बात है, अभी तक इसकी अप्रॉक्स 7 से 8 अप्रॉक्स सर्विस कुछ ऐसी हुई होगी,
और मैं जितनी भी सर्विस कराई है सारी मैंने टीवीएस के सर्विस सेंटर से ही कराई है। अच्छा, इन 7 से 8 सर्विसेज में कोई ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक ही शोरूम पे सर्विस हुई है या फिर अलग अलग टीवीएस के शोरूम पे सर्विसेज हुई है? पहले हमारी लोकेशन है जो नजफगढ़ की, यहाँ से पहले मैं जाता था कॉलेज जनकपुरी, तो वहाँ पर डाबरी मुझे रास्ते में पड़ता था, तो मैं जब भी सर्विस करवानी होती थी तो मैं सुबह पहले दे देता था सर्विस सेंटर पे, आते टाइम ले आता था। बट अब कॉलेज नहीं है तो फिर नजफगढ़ वाला जो था अब वो शिफ्ट हो चुका है आपका नांगली, तो मैं यहाँ से हाईवे पकड़ता हूँ तो मुझे वो जल्दी मतलब 15 मिनट लगते हैं हार्डली नांगली वाले में, तो मैं वहीं से करवाता हूँ। अच्छा, दोनों में एक्सपीरियंस में कुछ डिफरेंस लगा या फिर दोनों का बिहेवियर, शोरूम का बिहेवियर वगैरह कैसा रहता है? हाँ, शोरूम का देखो, अगर आप प्रोफेशनलिज्म की बात करोगे तो थोड़ा वो ज़्यादा आपको डाबरी वाले में मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक मेन सर्विस सेंटर है टीवीएस का, और तो वहाँ मतलब स्टाफ वगैरह बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बेसिकली ये वाला उनके लिए ठीक है जिनके लिए नहीं तो पास हो, क्योंकि यहाँ पर जाते हो तो एक बार अगर आपकी अच्छी जान पहचान बन जाए तो उसके बाद भी मतलब नहीं भी होगी तो भी आपकी मतलब ओवरऑल सर्विस अच्छी हो जाती है। बट एक पॉइंट अगर ज़्यादा देना होगा तो मैं डाबरी वाले को दूंगा। अच्छा, इन 7 से 8 सर्विस में आपका जो प्राइस है वो क्या दोनों शोरूम में सेम आया है या फिर क्या टाइम टू टाइम के हिसाब से वेरी करता आया है कि इस वाले सर्विस में ज़्यादा पैसे लग गए, ऐसा कुछ? दोनों की सर्विस सेम कॉस्ट थी, ठीक है, मैंने दोनों लोकेशन से करवाई है सर्विस, ऑलमोस्ट जो कॉस्ट है वो सेम ही था। और बाकी जहाँ तक बात है वो एएमसी बुक ऑब्वियसली उसका फ़ायदा रहता ही है, तो वो मैं बनवा के रखता हूँ तो उससे काफ़ी कम पड़ जाता है, लाइक 1100 या 1200 में इसकी सर्विसिंग प्रॉपर अच्छी हो जाती है। कुछ ऐसा कभी इन 27,000 किलोमीटर में ऐसा लगा कि यार कोई बाइक में ऐसा पार्ट है जो बड़ा दुखी कर रहा हो, या फिर कंप्लेंट जिस चीज़ की बहुत बार बार करी हो, या फिर थ्रू आउट अभी 27,000 किलोमीटर तक जैसी व्हीकल आई थी वैसे ही चल रही है? एक बात कभी कभार जो मुझे ऐसे चुभती है पर्सनली वो है कि जो इसका कभी कभार सेकंड गियर पे ना, ये रेयरली मान लो हफ्ते में 1 या 2 बार कभी कभार ना सेकंड गियर पे अटकता फील होता है आपको चलाते टाइम, कि आपने सेकंड गियर डाला, कभी कभार डलता है कभी कभार नहीं डलता है, तो ये चीज़ कभी कभार हो जाती है, तो एक के बाद दूसरा हिट करना पड़ता है आपको तब जाके वो डल जाता है। तो ऐसे मेजर इशू तो नहीं है, बट मुझे पहले लगता था, बट अब तो आदत हो चुकी है, तो कम ऐसे मतलब पर्सनल इशू है। अच्छा, इसके इंजन में कभी ऐसा बिहेव हुआ है, जैसे बहुत सारे इंजन क्या होते हैं ना, या ऑयल की बात कर लो, जो कंपनी ऑयल डालती है कि जब वो सर्विस होके आती है तो अगर फॉर एग्जांपल 5,000 किलोमीटर का इंटरवल है, 2,500-3 हज़ार तक बड़े स्मूथ चलेगी, उसके बाद फिर जैसे ऑयल का टाइम होने लगता है तो हार्श चलने लगती है, ऐसा कुछ आता है या थ्रू आउट सर्विस इंटरवल तक ये स्मूथ ही रहती है इंजन? सही बताओ तो डिफरेंस पता चलता है, ठीक है, आपने एक टाइम सर्विस नहीं करवाई है, उसके बाद जब सर्विस करवाने जाते हो, सर्विस होके आती है तो लगता है कि जैसे एकदम नई बाइक लिए, स्मूथ रहता है, सब कुछ बढ़िया चलता है। उसके बाद टाइम टू टाइम, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ जब चीज़ें चलती रहती हैं, फिर सर्विस का टाइम आता है, तो अब जब चीज़ें थोड़ी अगर मान भी लो कि हल्की स्मूथ नहीं भी है, उतना पता नहीं चलता, क्योंकि ऑब्वियसली आप डे बाय डे जा रहे हो। अब एक दिन सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया है तब आपको वो चीज़ें डिफरेंस फील होती है कि हाँ अलॉट स्मूदर चल रही है अभी फ़िलहाल, तो ऐसे। अच्छा, इसके अंदर में ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज करवाए हैं तो उसकी कॉस्टिंग क्या रहती है? ब्रेक पैड का भी एग्जैक्टली तो याद नहीं मुझे, मतलब अच्छा, कभी कुछ काम कराया तो क्या लगता है कि इस टीवीएस की सर्विस कॉस्ट महंगी है या सही लगती है बाइक? नहीं, बजट है भैया। टीवीएस की जो सर्विस कॉस्ट है मेरे हिसाब से बजट में करते हैं वो, तो ऐसे कभी मेजर इशू तो मुझे लगा नहीं सर्विस कॉस्ट में। बट हाँ, कुछ पार्ट्स है जो मैंने पर्सनली, 1-2 पार्ट्स है जो मैंने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें चेंजेस करवाए हैं, जब वो आफ्टर मार्केट करवाए हैं, हाँ, दिख ही रहा है, उस पर बात करेंगे। ये 3.5 साल हो चुके हैं, 25-27 हज़ार के करीबन ये व्हीकल चल चुकी है। इसके टायर और ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्या है एक्सपीरियंस टायर से रिलेटेड? टायर का इसके स्टॉक टायर ही है अभी 3.5 साल में, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बट यही है कि दोनों में अभी तक परफॉर्मेंस सारी सही है ओवरऑल। बट हाँ, कभी कभार पीछे वाला स्किड करता है, क्योंकि अभी रिसेंट मैंने भी सोचा भी चेंज करवाऊंगा, मैं दोनों करवाऊंगा, दोनों साथ ही करवाऊंगा। आगे वाला ऑल ओके है, बट हाँ 10% कभी कभार पीछे वाला अभी स्किड करता है। अभी इस व्हीकल से एक लंबी राइड भी करी थी तुमने, वैसे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि एक छोटी राइड करी थी, बट अब तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़े राइड का एक्सपीरियंस है, जिसके लिए लोग ड्रीम देखते हैं कि वो राइड में कभी अपना प्लान कर पाऊँ लाइफ में। तो उस राइड के बारे में पहले बता दो, कितना किलोमीटर था और क्या एक्सपीरियंस था लगेज के साथ में, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत एक आइडिया। हाँ, तो बेसिकली पहले मैं बता देना चाहूँगा, मेरे पापा को बहुत थैंक यू है जिन्होंने परमिशन दी मुझे पहली बारी में ही, और सरप्राइज था मैं भी कि पहली बारी में मनाना भी नहीं पड़ा, तो उन्होंने कहा कि जा सीधा। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों, वो अपनी बाइक पे और मैं अपनी बाइक पे,
हम लद्दाख गए थे, 10 दिन की ट्रिप थी। तो सिर्फ उस ट्रिप पे, लद्दाख ट्रिप पे ये अप्रॉक्स 3400 किलोमीटर चली थी उन 10 दिनों में। तो हमने यहाँ से, हम कश्मीर के थ्रू होते हुए गए थे, जहाँ की रोड काफ़ी अच्छा है। स्पेशल थैंक्स टू BRO, जिनने वहाँ की रोड इतनी अच्छे से मेंटेन करके रखी है। मतलब एक गड्ढा भी नहीं होगा मतलब रोड पे, इतनी अच्छी स्मूथ रोड है कश्मीर के थ्रू। फिर हम वहाँ से गए कारगिल होते हुए ले, फिर हानले। नुब्रा हमने स्किप करा था क्योंकि उसके लिए 2 दिन और एक्स्ट्रा चाहिए थे। उस टाइम हमारे पास उतने दिन थे नहीं, हालांकि जब दोबारा जाऊँगा तो ज़रूर करूँगा। बट नुब्रा हमने स्किप करा। फिर हम यहाँ से, हमने फर्स्ट डे ही हमने करा था, फर्स्ट डे हमने राइड करी थी अप्रॉक्स 17 आवर्स। हमने सीधा यहाँ से श्रीनगर करा था, दिल्ली टू श्रीनगर 17 आवर्स में। फिर हम श्रीनगर में स्टे लिया। फिर हम नेक्स्ट डे गए वहाँ से कारगिल। वहाँ से 4-5 घंटे कारगिल में लग गए, 5 घंटे लग गए कारगिल। फिर ले, फिर हम ले से गए थे पैंगोंग, पैंगोंग से हानले, और फिर हानले से उसी रूट से हम रिटर्न आए थे। तो ये व्हीकल जो हाई एल्टीट्यूड पे कहते हैं कि बड़ा परफॉर्मेंस कम हो जाती है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? लगेज ले जाने पे क्या हुआ कि रिग्रेट हुआ कि यार और लगेज कम होना चाहिए था? क्या क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस था? ये क्वेश्चन बहुत कम लोग करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा करा है। तो बेसिकली जो इसका जो इंजन परफॉर्मेंस था, ऑब्वियसली हाई एल्टीट्यूड्स पे बेसिकली होता क्या है, ऑक्सीजन कम रहती है। ऑक्सीजन कम रहेगी तो कंबशन इंजन में होगा नहीं, कंबशन नहीं होगा तो पावर नहीं आएगी। तो तब हम ऑलमोस्ट एक पास, मतलब 3-4 पास आए थे पूरे लद्दाख में, 3-4-5 ऐसे पास आए थे, बहुत ऊंचे ऊंचे। तो जहाँ पर भी एल्टीट्यूड थोड़ा भी, मान लो 13,000 फीट की जितनी जगह है ना, 13,000 फीट के ऊपर जितनी इंक्लाइन थी, मान लो 14,000 फीट पे, फिर 18,000 फीट पे भी पासेस थे, 17,000 फीट पे भी पासेस थे। तो उनमें यही था कि जब आप चढ़ाओगे ना, जैसे यहाँ पर आप फर्स्ट गियर में रेस नहीं भी दोगे तो भी चल जाती है। हमने वो फर्स्ट गियर पे फुल रेस दे रखी है और बाइक चल रही है 10 और 11 की स्पीड पे चढ़ रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। बट हाँ, यहाँ पर बाइक ये थी कि जैसे हम गए थे अक्टूबर एंड के टाइम पे, हम इसलिए गए थे क्योंकि हमें करनी थी ट्रिप, और हमें करनी थी बजट में स्पेशली। तो सीज़न एंड था, और सीज़न एंड में चीज़ें काफ़ी सस्ती भी हो जाती हैं वहाँ पे ऑब्वियसली, और भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी। तो वो एक एडवांटेज था हमारा। तो उसमें यही था कि उस टाइम पे वेदर रहता है रात को माइनस में चले जाता है, -2 -3 ऐसा चले जाता है। स्पेशली हानले और पेंगोंग वाले में तो और कम, माइनस में गिर जाता है टेम्परेचर। तो बेसिकली वहाँ पर ये था कि पहले मैंने एक्सपेक्ट करा था कि अभी रात को, हमने जब फर्स्ट डे था, जब हम ले या पेंगोंग में, कि वहाँ बहुत माइनस में था कि सुबह स्टार्ट होगी नहीं होगी, एक तो इसमें किक नहीं है। तो रात को थोड़ी टेंशन थी मेरे को कि यार किक भी नहीं है और स्टार्ट सेल्फ लेगी नहीं लेगी। बट अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली, कि सेकंड टाइम में इसने इंजन स्टार्ट हो गया था, उसके सेकंड टाइम में सेल्फ। तो बेसिकली बताऊँ तो उस माइनस के टेम्परेचर में भी सेल्फ आराम से ले रही थी। तो जो रक्सैक मैंने पीछे कैरी करा था, उसका हमने सामान उसमें अप्रॉक्स 15 kg से 18 kg के बीच होगा आराम से। बट जब इस पर लोड करा था तो मुझे रेस डे टाइम ऐसा लग रहा था बहुत कि बाइक हैवी फील हो रही है। ऑब्वियसली उससे भारी तो पीछे बंदा ही बैठ जाता है, तो उसमें कोई इशू नहीं आया। हाँ, वो जो क्या कहते हैं उनको, बंजी रोप्स होती हैं, 3 बंजी रोप ली थी मैंने, पीछे बैग उससे ही बांध दिया था। और उसमें मैंने कैरी करा था, मेडिकल किट थी, वॉर्मिस वगैरह थे, और फिर मैंने इंजन ऑयल कैरी करा था अलग से। एक मैं नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है इंजन ऑयल का, मैंने इंजन ऑयल भी कैरी करा था। मोट्यूल? हाँ, मोटूल, हाँ मोटूल का था, मॉडल याद नहीं आ रहा मेरे को। मोटूल का इंजन ऑयल था एक उसमें। तो वो हमने सोचा था कि बाय चांस अगर ज़रूरत पड़ती है ट्रिप पे कि अगर चेंज करवाना हो, तो हमने एक वो कैरी करा था। और उसके बाद टूल किट था, पंचर किट था, टच वुड कभी ज़रूरत पड़ी नहीं और ना ही पड़े कभी किसी को, तो टूल किट हो गया इसमें। उसके बाद मेडिकल किट, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान, तो फ्यूज़ भी मैंने एक एक्स्ट्रा कैरी करा था क्योंकि ऑब्वियसली आप इतनी लंबी ट्रिप पे जा रहे हो। और जैसे आप ले के बाद जब पेंगोंग हालने के लिए निकलोगे तो वो रास्ता पूरा ही एकदम नो हेल्प वाला रास्ता है। वहाँ अगर भगवान ना करे किसी की कभी गाड़ी बंद हो जाए तो वहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप पेंगोंग तक भी चले जाओगे, बट पेंगोंग से हानले का रास्ता पूरा बीहड़ वाला है, डेजर्टेड एरिया है वो पूरा, मतलब एकदम खाली भी है। इतनी चीज़ें हमने कैरी कर ली थी कि कुछ अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो हम खुद ही सॉल्व कर ले। टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ जो जा रहा था, जो बंदा मेरे साथ गया था, वो थोड़ा फ्यूज़ वगैरह इन सब वायरिंग को लेके नॉलेज रखता था, तो मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि अगर हाँ मुझे नहीं आया तो एटलीस्ट उसको है नॉलेज। और तो अच्छा, वो कौन सी बाइक थी? हाँ, उसके पास ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। उसके पास थी पल्सर NS 125। कहीं ऐसा लगा पूरे रास्ते के अंदर में कि बाइक बहुत ज़्यादा लोड ले रही है, हीट हो गई है, थोड़ा रेस्ट दे के फिर वापस चलाते हैं, या फिर एक सही पेस पे, जिस पेस पे तुम मेंटेन करना चाह रहे थे उस पेस पे चल रही थी व्हीकल?
बाइक हमारे प्लान के हिसाब से चली, ठीक है, ये वाली बाइक जैसे हम चाहते थे वैसे चली। हाँ, जो राइड्स फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं लंबी ट्रिप मारने की कोशिश कर रहे हैं वो, उनको मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि हो सके तो यहाँ पर कुछ अच्छा लगा लेना, ठीक है, क्योंकि जो हिप्स होते हैं आपके पहले के 2 दिन बहुत दर्द करेंगे लॉन्ग राइड पे, स्पेशली लद्दाख या हिल एरियाज़ पे। जिन्होंने पहली राइड करी है उनको पता होगा। तो अब मेरे दोस्त ने तो ले रखा था, तो मैंने तो वो चीज़ नज़रअंदाज कर दी कि क्या ज़रूरत पड़ी है, बट मेरे हिप्स बहुत पेन करे हैं, स्पेशली पहले के 2 दिन। हर 40 किलोमीटर मुझे उतर के स्ट्रेच करना पड़ रहा था पहले के 2 दिन, ऐसी हालत हो गई थी। बट थर्ड डे से चीज़ें सॉर्टेड थी, दर्द सेट हो चुका था। उसके बाद 100 किलोमीटर हमने कंटिन्यू खींचा, तो ऐसी बात। तो यहाँ पता चलता है कि रोनिन की जो सीट है वो लॉन्ग टूर के हिसाब से नहीं है, कहीं ना कहीं नहीं है। इसका सस्पेंशन का क्या रहता है? यूएसडी है इसके अंदर में, लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यूएसडी अनरिलायबल होते हैं, बहुत जल्दी लीक होते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है इसका अभी तक? यूएसडी देखो, ये चीज़ मुझे ही पता है, मैं खुद मानता हूँ यूएसडी के प्रकार अनरिलायबल होती है, बट अगर आप चीज़ संभाल के रखोगे और तरीके से चलाओगे वो चीज़ मैटर करती है। ऑफ रोडिंग ये भी करके आई है लद्दाख में, तो अभी तक तो टचवुड कोई इशू आया नहीं है। मैंने सोचा था, बट फिर मैंने वो चीज़ उतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि देखो जो चीज़ लिखी हुई है तो फिर होगी, बट आप केयर किस हिसाब से लेके चलोगे वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, इस व्हीकल के अंदर में वाइब्रेशन है या फिर एक सर्टन सिंगल सिलेंडर है, ऑफ कोर्स ये बात है, एयर कूल्ड, तो एक सर्टन पॉइंट पे जाके वाइब्रेशन आती है, तो वो उस पॉइंट के अलावा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक होता है ना कि कंटिन्यूसली वाइब्रेशन होती है कोई हिस्से में, पोर्शन पे बाइक चलाते टाइम, वैसा कुछ है? वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है, या बोलूँ मैं तो बोलूँ ना के बराबर है। मतलब वाइब्रेशन आपको देखो, ऑब्वियसली आप कोई बाइक से दूसरी बाइक पे बैठोगे तो ऑब्वियसली चेंज आपको लगेगा, बट इसका वाइब्रेशन का भी इशू नहीं रहा है मेरे लिए। बट हाँ, जैसे मैं 90 क्रॉस करता हूँ, 100 क्रॉस करता हूँ, तो हल्की हल्की वाइब्रेशन आती है बाइक में, बट वॉबल वाली चीज़ नहीं है इसमें। ये मैंने इसका क्या है, 120 तक जाएगी, फिर 120 से धीरे 125 पे आएगी, 125 से बहुत धीरे 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 130 तक मैंने इसको मैक्स चला रखा है। तो 130 पे भी चली है बाइक हाईवेज पे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि वाइब्रेशन से कि घबराहट हो चलाने में, तो वैसा घबराहट ऐसे वाइब्रेशन इसके है नहीं। अच्छा, इस व्हीकल का लाइट का क्या हिसाब किताब रहता है? क्योंकि मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि भाई लद्दाख करके आ चुके हो और सबसे पहले जो लोग होते हैं ना वो लेग गार्ड के बाद ऑक्सिलरी लाइट लगाते हैं, तो लगा ही नहीं है। नहीं, क्या सीन है? लाइट इसने नहीं लगाई, क्योंकि पहली बात तो मैं नाइट राइड अवॉइड करता हूँ, सीधी बात, क्योंकि पहली बात तो हम थे सिर्फ 2 बंदे, बट एक रिस्क भी रहता है ऑब्वियसली। ये उनको समझ में आएगा जो घर के इकलौते हैं ऑब्वियसली। सो यही बात है कि लाइट की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हमारा प्लान था ही नहीं कि हमें रात को बाइक चलानी। मतलब सनसेट हो गया, जहाँ स्टे मिल रहा है वहाँ स्टे कर लो। मैं तो बाकी राइडर्स को भी ये बोलूँगा, बाकी जो यूज़ करते हैं उनके लिए ऑब्वियसली एडवांटेज कहने की रहती है। तो इस व्हीकल का लाइट का क्या हिसाब किताब है? लाइट का ये हिसाब है, जो अपर वाला जो इसका जो मेन हाई बीम है, हाई बीम में ये होता है कि इसकी हाई बीम मुझे आप सेट करवा सकते हो, वैसे मैंने सेट करवाई नहीं है, हल्की ऊपर ज़्यादा है। मैं बोलूँगा कि अगर आपको हल्की ऊपर रखते हो बस नीचे करवा लो, वरना इसकी लो बीम मुझे काफ़ी कम रखती है एक्चुअली। तो ये सारी एलईडी वालों के साथ में प्रॉब्लम है। हाँ, लो बीम मुझे काफ़ी कम लगती है, तो मुझे अगर रात हो गई, मतलब सनसेट भी हो गया ना, तो मुझे हाई बीम यूज़ करनी ही पड़ती है। इसका फ्रंट एंड रियर ब्रेकिंग क्या एफिशिएंसी? एक होता है ना कि जैसे कैलिब्रेशन फ्रंट में ज्यादा अच्छा है, बैक में, वैसे ऑफ कोर्स बात है बाइक में ऐसा ही होता है कि फ्रंट वाला ज्यादा अच्छा होता है, बैक अच्छा होता है। हाँ, बट एक होता है कि किसी बाइक में पीछे वाला होना ना होना बराबर ही लगता है। तो क्या सीन है इसका? इसका सीन ये है कि जब सर्विस करवा के आओगे तब आपको लगेगा कि पीछे वाला बहुत टाइट है, मतलब एफिशिएंट नहीं है उतना, बट जैसे आप धीरे धीरे, ज़्यादा भी नहीं, 4-5 दिन सर्विस के बाद 4-5 दिन हो जाएंगे तो पीछे वाला ब्रेक फिर नॉर्मल सेट हो जाएगा, तब आप यूजेबल लगेगा कि हाँ दबते ही पीछे वाला ब्रेक काम आ रहा है, फीडबैक आने लग जाएगा। हाँ, फील फीडबैक एग्जैक्टली, तब आने लग जाएगा आपको। बाकी जो सामने वाला ब्रेक है वो मतलब हर समय एकदम टिप टॉप रहता है। बाकी इस व्हीकल के अंदर में कोई कभी क्वालिटी इशू आई क्या? फिर कोई इंजन से रिलेटेड कुछ नॉकिंग वॉकिंग टाइपेड वगैरह इन सब की कुछ आवाज़, या लगा कि यार अब इस वाले सर्विस पे मुझे ये चीज़ करवानी पड़ेगी? हाँ, मुझे जो लेग गार्ड इसके लगते थे वो काफ़ी छोटे लगते थे, क्योंकि छोटे से लगते थे, क्योंकि एज अ ट्रैवलर पर्पस था मेरा इस बाइक का, कि इस बाइक को लेके ट्रैवलिंग वगैरह करनी थी मुझे। तो अब ये मैंने करोल बाग से लगवाए थे, तो इसमें ये एडवांटेज है कि इसमें इंजन प्रोटेक्ट होता है। तो जो नॉर्मल जो स्टॉक वाला लेग गार्ड है वो एक तो मुझे काफ़ी छोटा लगता है रॉनिन का, और उसमें ये है कि अगर साइड से हिट होगी ना तो इंजन पे सीधा इम्पैक्ट आएगा ही आएगा,
तो ये वाले जो लगवाए हैं इसमें यही है कि इंजन भी बच जाता है आपका। अच्छा, ये तो हमने ओवरऑल सारी बातें हाईवे वगैरह की कर ली, टूरिंग की कर ली। सिटी में क्या परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि मेजरली ये व्हीकल कॉम्बिनेशन है सिटी और सिटी और हाँ और एग्जैक्टली। ज्यादातर लोग जो लेंगे ना वो 90% इसको सिटी में चलाएंगे, 10% हो गया वैसे ही जैसे तुम प्लान करते हो कभी हाईवे पे चलाएंगे। तो क्या एक्सपीरियंस है? सिटी में इसकी परफॉर्मेंस सही बताऊं तो काफ़ी अच्छी है। और हाँ, अब बात वही आती है, अब सिटी में मैं बोलूँगा कि ट्रैफिक वाले अगर आप एरिया में रहते हो कि जहाँ बहुत ट्रैफिक लगता हो, कि मतलब हर 2 रेड लाइट बाद ही ट्रैफिक है, तो जैसे हम जहाँ बेसिकली रहते हैं यहाँ पर ट्रैफिक उतना नहीं लगता जब तक आप द्वारका साइड या गुड़गांव साइड ना जाओ। तो हाईवेज पे भी कोई इशू नहीं है। अब सिटी में क्या है कि जो मैंने सेकंड गियर वाली बात कही थी कि आप मान लो रेड लाइट पे खड़े हो, आप मान लो पिकअप ले रहे हो या फिर स्लो कर रहे हो, स्टॉप करोगे, तो तब हल्का कई बार आपको फील होता है कि सेकंड गियर पे हल्की अटक रही है। ठीक है, वो रोज़ की बात नहीं है, बट हाँ हर 4 दिन में आपको एक बार ये बाइक फील करवा देगी कि हाँ मैं सेकंड गियर पे हल्की अटक रही हूँ। तो कभी इसके रिगार्डिंग सर्विस सेंटर में बात करी है कि यार बात करी है मैंने, बट इसका सही बताऊँ तो कोई वो नहीं है, खास इलाज नहीं है? हाँ वो इलाज है नहीं इसका। बट मेरा पर्सनल रेफरेंस बोलूँ तो मैंने इसको यूज़ करा है, बट ये आपको कोई मेजर इशू फील नहीं करवाएगी। अगर आपने ले लिया एक बार और लेने की सोच भी रहे हो तो ये कोई मेजर इशू नहीं है। अच्छा, इसका क्लच ऑपरेशन कैसा रहता है, हार्ड है या सॉफ्ट है? इसका सॉफ्ट रहता है बेसिकली। तो मतलब इतना ज़्यादा हाथ दर्द नहीं करता? हाँ, हाथ दर्द नहीं करेगा आपको। अब एक सवाल जो कि हर इंडियन का रहता है, हाँ। माइलेज कितना देती है? माइलेज सिटी में ये अभी मेरे को देती है अप्रॉक्स 37 से 38 निकाल देती है आराम से, मतलब। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये व्हीकल जो है ये E20 कंपेटेबल वाली नहीं है, BS6 फेज 1 वाली है। हाँ हाँ हाँ। अभी BS6 फेज 2 आ रही है E20 वाली। तो मुझे वो जानना है कि जो E20 पेट्रोल था उससे पहले क्या एवरेज आती थी, अभी क्या है, या फिर दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों सब बराबर चल रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आया है। मतलब ऐसा डिफरेंस है कि अगर आप नोटिस नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आप जानबूझ के अगर नोटिस करना चाहोगे तो आपको दिख जाएगी वो चीज़ कि आपको हाँ कि 1-2 किलोमीटर से चीज़ें ऊपर नीचे जा रही है। जैसे पहले ये 38 पूरी निकाल रही थी, 39 भी निकालती है सिटी में ये, बट अब 37, 38, कभी 37 ऐसा जा रहा है। और बाकी मुझे पता नहीं कि मैं सही, मतलब एग्जैक्टली मैं सही हूँ कि नहीं, बट रिलायंस से अगर आप पेट्रोल भरवाओगे तो आपको उसमें जो एथेनॉल है, हाँ एथेनॉल उसमें सबसे कम देखा है मैंने। मतलब तुम सही बोल रहे हो। हाँ। ये तुम नहीं, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। हाँ। बहुत लोग रेकमेंड भी करते हैं कि रिलायंस से डलवाओ, क्योंकि इसमें एथेनॉल की कुछ तो बोलते हैं कि है ही नहीं, और कुछ बोलते हैं कि है। तो ये तो लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि मैंने खुद करा है कि बाकी जगह से मैंने जहाँ से डलवाया है, जहाँ से मैं रेगुलर डलवाता हूँ, जो हमारे घर के पास है पेट्रोल पंप, वहाँ से डलवाता हूँ, तो तब मतलब ज़रूरत पड़ती है कि हाँ अभी कुछ दिन पहले डलवाया था, फिर से डलवा रहा हूँ। बट फिर मैंने जब धीरे धीरे रिलायंस से डलवाना स्टार्ट करा तो तब वहाँ पर डिफरेंस आपको क्लियर पता चलेगा कि हाँ जो रिलायंस वाला पेट्रोल है वो काफ़ी बेटर एवरेज ज़्यादा दे रहा है बाकी। तो ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं इस व्हीकल की। तो अभी अगर जिसे 2026 में व्हीकल लेना है, अभी मार्केट में और भी ऑप्शंस है, तो क्या रेकमेंड करोगे कि अगर जिसको इसे लेना है? अगर आप चाहते हो कि 2 लाख के अंदर आपको बाइक लेनी है, जो कि अगर आपको टूर भी करना हो, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करनी हो, और फिर इसके बाद रिलायबल हो, इंजन स्मूथ हो, और सिटी में भी ठीक ठाक आपका माइलेज एवरेज वगैरह निकाल दे, तो ये बाइक उनके लिए है। और जिनको सिटी के लिए चाहिए, अगर आपको सिर्फ सिटी वाली चाहिए तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आपको सिटी में चलाओगे तो आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी और इसके साथ भी। तो ये उन्हीं के लिए है जिनको दोनों का मज़ा चाहिए, सिटी का भी और थोड़ा ऑफ रोडिंग लॉन्ग जर्नीज़ का भी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते थे इस ओनरशिप एक्सपीरियंस में आपको सारी की सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। एंड ऑनेस्टली मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, भाई पता नहीं क्यों ये वाली जो व्हीकल है ना, अपने इस सेगमेंट के अंदर में हिडन जेम है। बहुत सारे लोगों को ना आज भी नहीं पता कि रॉनिन भी इस कैटेगरी में आती है। एंड बहुत कम कस्टमर मैंने देखे हैं जो इस बाइक को लेके परेशान है। ये इतना परफेक्ट सूटेड है ना कि अगर किसी को जैसे होता है ना कि अपने मम्मी पापा को बैठाना हो, या पिलियन के साथ में ज़्यादा पिलियन ओरिएंटेड जो सोचते हैं, फैमिली ओरिएंटेड, वाइफ वगैरह, बच्चे बच्चे कुछ भी, भाई बहुत अच्छी बाइक है। सिटिंग पोस्चर कमाल का है, पावर एक एडिक्वेट देती है आपको, लो मेंटेनेंस व्हीकल है। जो सो कॉल्ड आप जिस व्हीकल के साथ में इसे कंपेयर करते हो भाई, उसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है। रॉयल इनफील्ड ऑफकोर्स ये बात है एक ब्रांड वैल्यू, बट उस ब्रांड के ऊपर में यार वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ना इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो भी बहुत अच्छा लगता है। और बाकी सारी चीज़ें तो आपने जान ही ली होगी इस ओनरशिप एक्सपीरियंस में। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ रह गई है तो कमेंट सेक्शन खुला है भाई,
आप जितने सवाल पूछना चाहते हो सारे पूछ लो, सबके जवाब हम देंगे। एंड अगली वीडियो किस व्हीकल के ऊपर में देखना चाहते हो वो जरूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे मेरे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।